नमस्कार मित्रों, ग्राफ एजुकेशन एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम यहाँ पर बीएससी पार्ट द्वितीय वर्ष के भौतिक विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र नंबर 2 गणितीय भौतिकी के वक्ररेखीय निर्देश तंत्र के लेक्चर नंबर 6 के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सदिश ए का कर्ल। ध्यान दीजिए, सदिश ए का कर्ल। हमने प्रथम वर्ष में भी डाइवर्जेंस, प्रवणता और कर्ल के बारे में अध्ययन किया था और द्वितीय वर्ष में भी हम लगातार इनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन ले लें। की डेफिनेशन है किसी बंद पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से निर्गत रेखा समाकलन उस सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाता है। अर्थात गणितीय रूप देखें, कर्ल ए इज इक्वल्स टू लिमिट डी ए टेंड्स टू 0 1 अपॉन डी ए बंद पृष्ठ का समाकलन ई डॉट डी आर ले सकते हैं, डी एल ले सकते हैं, डी एस नहीं ले सकते हैं, डी ए नहीं ले सकते, कारण वो फ्लक्स बन जाएगा। ये क्या है? रेखा समाकलन। ठीक है। अब वक्ररेखी निर्देश तंत्र में कर्ल का मान ये हम लोग निकाल रहे हैं। ये हमने यहाँ तक प्रथम वर्ष में पढ़ रखा है, अब हम द्वितीय वर्ष का काम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। सर्वप्रथम एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। चूँकि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र है तो बंद पृष्ठ भी किसी तरीके से होगा, वक्रीय पृष्ठों में ही होगा। ओके। ये घटक हमने ले लिया U1, इसको नाम दे दे U2 और अब इसी के साथ में हमने वो नाम दे दिया, सॉरी, इसको हम देंगे U3 और इसको हम दे रहे हैं U2। ओके। यहाँ पे नंबरिंग करी O A F B, कोई 4 पॉइंट ले लिए। दिशा देना जरूरी है, इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर। क्यों? क्योंकि कर्ल एक क्रमागत प्रॉपर्टी है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसकी दिशा देंगे। यहाँ से O से A तक इसका मान H1 DU1 और इसका मान H2 और DU2। हमें क्या करना है मित्रों? इन U1, U2, U3 के लिए घटकों का मान ज्ञात करना है और फिर हमें इसको यहाँ ला कर के एस्टेब्लिश करना है, यहाँ ला कर के मान पुट करना है और हमारा जो मान है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले यदि हम कर्ल ए का 3 घटक है तो पहले U3 घटक ज्ञात कर लें। कर्ल ए का U3 घटक ज्ञात करने के लिए, कर्ल ए का U3 घटक ज्ञात करने के लिए U3 के लंबवत, कहाँ है U3? यहाँ है। तो पृष्ठ, लंबवत बंद पृष्ठ नाम OAFBO पर विचार करते हैं। ओके।
OAFBO पर विचार करते हैं। ठीक है, अब हम मान रहे हैं, माना U1 व U2 पृष्ठों के अनुदेश घटक A1 A2 हैं। क्या मान लिया, घटक क्या मान लिए हैं, A1 और A2। तो अब हमारा जो बंद पृष्ठ है, क्या बंद पृष्ठ का समाकलन OAFBO A.dr जो है वो 4 पृष्ठों में बटा हुआ है, उसे A.dr। ध्यान दीजिए, मैं अलग अलग खोल के लिख रहा हूँ तो मैंने बंद पृष्ठ नहीं लगाया है। आगे A से F A.dr, आगे F से B A.dr और लास्ट B से O A.dr। इन 4 चीज़ों का मान हमें ज्ञात करना है और फिर इसमें रखना है। ठीक है, तो वापस से एक बार आप देख लें। सदिश क्षेत्र का कर्ल हम पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन कहती है कि किसी बंद पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से निर्गत रेखा समाकलन को उस सदिश क्षेत्र का कर्ल कहते हैं। कर्ल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एकांक क्षेत्रफल ये रहा और ये है बंद पृष्ठ का समाकलन। यदि यहाँ dA होता दोस्तों, ds होता तो ये होता फ्लक्स। ओके, अब वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में कर्ल का मान हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले हमने एक बंद पृष्ठ की कल्पना की जो आपके सामने है, वक्र रेखीय बंद पृष्ठ होना चाहिए। अब हम कर्ल A का U3 घटक ज्ञात कर रहे हैं, तो U3 घटक के लंबवत पृष्ठ कौन सा है, O A F B और O पर विचार करते हैं। तो आगे U1 और U2 इस U3 के संबद्ध घटक हैं। कैसे, हम U3 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो U3 का निर्माण किन 2 घटकों के कारण हुआ है, U1 और U2 के कारण। तो U1 और U2 के लिए हमने अनुदिश घटक ले लिए A1 और A2, और इस चारों चीज़ों का मान हम निकाल करके जब ऐड करेंगे तो U3 घटक के लिए हम इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। ओके, ध्यान दीजिए, मैं इस डायग्राम को ऊपर बना लेता हूँ जिससे आपको बार बार में रफली करने की आवश्यकता नहीं होगी और एक साइड ये लिखा रहेगा जिससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अब हमें मान ज्ञात करने हैं ना, इसीलिए। तो मैं इस डायग्राम को यहाँ पे पुट कर देता हूँ साइड में एक बार से। तो मैं इसको यहाँ बना देता हूँ। इसको U3, इसको U1 और इसको U2, O A F B O, इसको H1 D1 और इसको H2 और DU2। ठीक है, तो सबसे पहले O से A तक रेखा समाकलन क्या लिखेंगे, O से A डॉट dr। ध्यान दीजिए, O से A तक यदि हम आएंगे तो ये U1 पर एंड हो रहा है, तो U1 के लिए घटक क्या है, A1, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी जो दूरी है हमने क्या मान रखी है, H1 और D1, ये आ गया एक मान। अब चलेंगे हम O से A से F। कहाँ चलेंगे, A से F बाद में जाएंगे, पहले इसका जस्ट अपोजिट फेज देखेंगे। O से A का देख लिया तो हम पहले देखेंगे F से B का। ओके, ध्यान से, F से B तक रेखा समाकलन F से B A डॉट dr। ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा अलग होने वाला है, कारण देखिए इसकी वैल्यू हमें प्राप्त थी, लेकिन ये जो वैल्यू है इसके लिए इंसिस्ट तो करेगी, बट ये इसके अपोजिट होगी। तो सबसे पहले तो इसके अंदर क्या आएगा, नेगेटिव का साइन। क्यों, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। दूसरी बात, ये U2 पर जाकर के खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये घटक का मान भी चेंज कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, पहले तो इसका मान कितना है, A1 H1 और D1। ठीक है, अब ये किसके लिए परिवर्तित हो रहा है, ये पथ कहाँ जाके खत्म हो रहा है, B पे, और B पे घटक क्या है, U2। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले U2 पथ के लिए स्केल गुणक पुट कर दिया, क्या
H2। और कौन से पद के अंदर चेंज हो रहा है U1 वाले टर्म्स का या 1 वाली टर्म का 2 के अंदर चेंज हो रहा है, और टर्म क्या है A1 H1 और DU1 और H2 DU2। ओके, तो यहाँ से ये जो H2 है, ये H2 से H2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। जो सॉल्यूबल प्रोसेस है हम बाद में करेंगे। आगे क्या करें, सबसे पहले B से O तक निकाल लें, B से O तक। क्यों, ये क्यों निकाला पहले, क्योंकि B से O तक की वैल्यू हमको पता है कितनी है, H2 DU2। ध्यान दीजिए, तो B से O और माइनस सिंबल आया, क्यों बताएं आप। इसकी डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट है तो ये इसके जस्ट अपोजिट था, तो पहले ये कैलकुलेट होना था तो वो उसके अपोजिट है, माइनस आएगा। अब ये कैलकुलेटेड क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक ये कैलकुलेट नहीं करेंगे हमको इसको वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसके लिए घटक क्या आएगा, A2 और डिस्टेंस क्या आ गई, H2 और DU2, यही आएगी। आगे अंतिम कौन बचा, A से F तक रेखा समाकलन, कहाँ से कहाँ तक, A से F, A डॉट dr। अब ध्यान दीजिए, A से F जा रहा हूँ, A की स्टार्टिंग कहाँ पर है, U1 पर, तो पहले तो घटक लिखिए A2 H2 और DU2 लिख लिया। अब सबसे पहले स्केल गुणक किसके लिए लिखेंगे, U1 के लिए, कितना, H1। परिवर्तन होगा किसके लिए, U1 के लिए। घटक क्या है, ये रहा H2 और DU2। H2 से सॉरी यहाँ आएगा H1 और DU1। H1 से H1 कैंसिल हो गया, तो हमने चारों के लिए मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे, टोटल जोड़ दे, ठीक है। तो क्या लिखे हम, कोई ज़रूरी नहीं है आप U3 के लिए ज्ञात करें, आप U2 U1 के लिए भी ज्ञात कर सकते, उसी तरीके से आपको बढ़ना होगा, ठीक है। तो संपूर्ण बंद पृष्ठ OAFBO के लिए रेखा समाकलन, ओके, क्या, OAFBO A डॉट dr। हम क्या करें, इन चारों का मान पुट कर ले या यहीं से देख ले। देखिए आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो ध्यान दीजिए, चारों जुड़ने वाले हैं। यहाँ A1 H2 DU1 है, यहाँ माइनस में A1 H1 DU1 आएगा, कैंसिल हो गया, ये पद माइनस का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ये माइनस का A2 H2 DU2 है, यहाँ पे क्या है प्लस का A2 H2 DU2, ये भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बट ये स्टेप काय की आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो मैं क्या करूँ, पॉजिटिव वाले को पहले लिख लेता हूँ। क्या लिखूँ, ध्यान दीजिए, डेल अपॉन डेल U1 है तो A2 और H2 बाहर, DU1 और DU2 को बाहर ले लिया, सही। आगे माइनस कौन सा बचा, ये वाला, क्या बचेगा, डेल अपॉन डेल U2 A1 H1 और DU1 और DU2, दोनों से क्या कॉमन ले सकता हूँ, बताइए, DU1 और DU2 को। अब कर्ल A का U3 घटक सिंपल कर रहे हैं, कर्ल A का थर्ड कंपोनेंट ले रहे हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कर्ल, लिमिट dA टेंड्स टू 0 1 अपॉन dA बंद पृष्ठ का समाकलन OAF और BO A डॉट dr। ध्यान दीजिए, U3 पृष्ठ का निर्माण किन दो पृष्ठों के कारण हुआ है, U1 और U2 के कारण हुआ है। तो जो dA है, क्षेत्रफल है, वो कितना आएगा, H1 H2 DU1 और DU2। ये आपने ज्ञात कर ही लिया, तो क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल U1 A2 H2 माइनस डेल अपॉन डेल U2
A1H1 बाहर du1 और du2 से ये कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास कर्ल ए का कौन सा कंपोनेंट आ गया, थर्ड कंपोनेंट आ गया। इसी प्रकार अब आपको मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। कर्ल ए का कौन सा घटक, दूसरा घटक। ध्यान दीजिए जब हमने थर्ड लिखा था तो बाहर क्या आया था, H1 और H2, मतलब थर्ड के बाद में 1 आता है। यहाँ 2 लिखना चाह रहे हैं तो क्या आएगा, H3 और H1। क्या आएगा, H3 और H1। आगे अब आगे ये देखें आप लोग कि यहाँ पे जैसे H1 था तो यहाँ पे H1 आया, U1 आया था तो यहाँ पे क्या है, डेल अपॉन डेल U3 आ जाएगा। ऐसे पकड़ लें आप। अब 2 के लिए याद कर रहा हूँ तो 2 का तो पूरा काम ही नहीं है कहीं पे, या तो होगा 1 का या होगा 3 का। और 3 का मैंने क्या ले लिया, कंपोनेंट, ये जो आंशिक अवकलन ने ले लिया, तो क्या आएगा, A1 और H1। ठीक है, माइनस बचा कौन, यहाँ 3 ले लिया, बचा कौन, U1 ले लिया तो A3 और H3। 2 का काम लेना ही नहीं है। ओके, इसी प्रकार कौन सा लिखूं बताओ, अब लिखूंगा पहला घटक किसका, बताओ। 1 है तो 2 है, 2 है तो 3 है। ठीक, अंदर यहाँ पे क्या आएगा, U2 आ जाएगा। 2 आ गया तो अब 2 आ गया तो यहाँ पे 3 बचा तो A3 और H3। आगे माइनस डेल अपॉन डेल U3 तो A2 और H2, यही आएगा। ओके, अब आपको पता है, हमको पता है कि कर्ल A इज इक्वल्स टू, घटकों के रूप में लिखूं तो E1 कर्ल A का कौन सा घटक, फर्स्ट, प्लस E2 कर्ल A का कौन सा घटक, सेकंड, प्लस E3 कर्ल A का कौन सा घटक, थर्ड घटक। तीनों घटक हम लोग काम में लेंगे। कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे, हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हमने E1 ले लिया। अब कर्ल A1 की वैल्यू कितनी है, कर्ल A1 की वैल्यू ये रही, तो इसको नीचे भेज दीजिए, H2 और H3। अब ये मान रख दीजिए, डेल अपॉन डेल U2 A3 H3 माइनस डेल अपॉन डेल U3 A2 और H2। आगे फिर आ गया E2 की वैल्यू, E2 की वैल्यू कितनी है, सॉरी कर्ल A2 की वैल्यू कितनी है, ये रही। क्या आएगा, H3 आएगा, H1 आएगा, अंदर क्या आएगा, डेल अपॉन डेल U3 आएगा, A1 H1 आएगा, माइनस डेल अपॉन डेल U1 आएगा, A3 H3 आएगा। ओके, और थर्ड स्टेप क्या बच रही है, E3 के साथ में थर्ड घटक लेना है तो क्या आएगा, H1 H2 आएगा, अंदर डेल अपॉन डेल U1 आ गया, A2 H2 आ गया, माइनस डेल अपॉन डेल U2 A1 H1 आ गया, और ये ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, तो ये कर्ल A की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकालेंगे। अब हम क्या करें, अब हमको क्या करना है, इन तीनों पदों से क्या कॉमन लेना है, 1 अपॉन H1 H2 और H3 कॉमन लेना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या है, H2 H3 है, क्या नहीं है, H1, तो H1 से E1 को क्या कर दें, गुणा कर दें। क्या है पद आगे, डेल अपॉन डेल U2 A3 H3 माइनस डेल अपॉन डेल U3 A2 H2। ओके, आगे आगे क्या आ जाएगा, E2 के साथ H2 डेल अपॉन डेल U3 A1 H1 माइनस डेल अपॉन डेल U1 A3 H3। ओके, और लास्ट E3 H3 के साथ में डेल अपॉन डेल U1 A2 H2 माइनस डेल अपॉन डेल U2 A1 और H1। बंद हो गया। और अंतिम जब इस पद के अंदर हम लोग चल रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। वो इस प्रकार से है,
कर्ल A इज इक्वल टू, बाहर क्या है, सबके साथ में है, ओके। यहाँ क्या है, E1 H1 है, फिर E2 H2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, E3 H3 आ जाएगा। यहाँ डेल अपॉन डेल U1 U2 U3 और A1 H1 A2 H2 A3 H3, मतलब इस वाले पद को मैं वो भी लिख सकता हूँ। सॉल्व करके देखें, ध्यान दीजिए। बाहर क्या है, 1 अपॉन H1 H2 H3, हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, E1 H1 की, तो ये कॉलम गया, ये रो गई, ठीक है। क्या बचेगा, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डेल अपॉन डेल U2 A3 H3, ध्यान दीजिए ये रहा, माइनस डेल अपॉन डेल U3 माइनस A2 H2, ये रहा। तो आपको तो पता है, आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, तो उसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो एक बार पुनः यदि हम थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ना चाहें तो हम आपको दोबारा से ब्रीफ पे कुछ चीज़ों का ज्ञान दे रहे हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लें तो जिस प्रकार से प्रवणता की परिभाषा थी, जिस प्रकार से डाइवर्जेंस की परिभाषा थी, उसी प्रकार से कर्ल की भी परिभाषा उसी के अकॉर्डिंग है। सिंपलीफाई में हम पढ़े तो किसी बंद पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से निर्गत रेखा समाकलन को ही किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल कहते हैं। डाइवर्जेंस में क्या था, आयतन से निर्गत फ्लक्स था, यहाँ क्या निर्गत है, क्षेत्रफल से निर्गत रेखा समाकलन है। और प्रवणता में क्या था, अधिकतम परिवर्तन की दर। सिंपल है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। हमने एक बंद पृष्ठ का निर्माण किया, यहाँ पे भी निर्माण करके उसके जो घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, U1 U2 U3 बांटे, और U3 घटक के लिए हमने पूरी गणना करी। पूरी गणना को करते करते हम यहाँ पहुँचे हैं और ये कर्ल A का अंतिम मान है जो वक्र रेखी निर्देश तंत्र के अंदर आता है। आज की कक्षा का जो समापन है हम यहीं करेंगे, क्योंकि अब नया टॉपिक मैं अभी यहाँ से कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा। अगली कक्षा के अंदर कुछ नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाना ना भूलें।